अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। वजीर आजम टाइगर फोर्स मुतहर्रिक, कोरोना लॉकडाउन मीरे रियासत के बयानात में तजाद पर तजाद, क्या मुतजाद बयानात दुरुस्त हिकमत अमली तय कर पाएंगे? टाइगर फोर्स अवामी खिदमत से ज्यादा वजीर आजम की शोहरत का जरिया तो नहीं है? और फिर इंतजामी काम टाइगर फोर्स के सुपुर्द खुदाई खिदमतगारों के लिए करप्शन का नया रास्ता तो नहीं खुल गया? ये तमाम तर सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी, ऑपोजिशन लीडर तहकीकाती टीम को मुतमईन नहीं कर सके। नैब का मौक़िफ़, नून लीग का नैब पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम, किसका बयानिया दुरुस्त तस्लीम किया जाए? शहबाज शरीफ पर नैब केसेस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और फिर 10 लाख इदारे बंद, 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार, 2 से 7 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे। मीरे रियासत क्या आप घबरा लें? मीरे रियासत के दर पर दस्तक भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आइंदा चंद दिनों में लॉकडाउन में बतदरीज नरमी का ऐलान किया। आज टाइगर फोर्स खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 मरतबा लॉकडाउन के मामले पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया। पहले लॉकडाउन को मसला करार दिया, फिर लॉकडाउन खत्म करने पर केसेस में इजाफे की बात की, साथ ही उन्होंने लॉकडाउन को केसेस में कमी की वजह भी करार दिया। वज़ीर आज़म के बयानात किस तरह बदलते रहे इस मौक़िफ़ में, वो आपको दिखाते हैं। सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से कि अब थोड़ी लेवल हो गई है, तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। अगर हमने ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार कोरोना वायरस के मामले पर शुरू दिन से ही मुतजाद राय रखते हैं। आज लॉकडाउन खोलने के लिए SOPs पर मुशावरत हुई, लेकिन इससे कबल लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसेस की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर चुकी है। ये ज़मीनी हक़ाइक़ है। हुकूमत की जानिब से वाज़े मौक़िफ़ ना अपनाने के बाइस ही मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से वाज़े मौक़िफ़ ना अपनाने के बाइस ही अवाम ने लॉकडाउन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी भी की है। माजी में भी खुद वज़ीर आज़म लॉकडाउन को हल और कभी मसाइल की जड़ करार देते रहे। एक बड़ी बहस चली हुई है मुल्क के अंदर कि मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरा लॉकडाउन होता क्या है। पूरा लॉकडाउन का मतलब मुल्क में कर्फ्यू लगाना। कर्फ्यू का मतलब ये कि शहरियों को घरों में बंद करके और पुलिस और फौज के जरिए पहरा देना ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। बाकी लॉकडाउन तो तब से शुरू हो गया था जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्कूल कॉलेजेस बंद करने शुरू किए। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीजें। लोगों के बयानात में तजादात हैं और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जहां लॉकडाउन के मामले में क्लियर नहीं है, ऐसे ही वो आज तक शौकत खानम और नमल के हिसार से भी निकल नहीं पाए हैं। आज उन्होंने टाइगर फोर्स से खिताब के दौरान कहा कि शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदा मुहिम के दौरान इमरान टाइगर फोर्स बनाई थी और इस टाइगर फोर्स के बायस ही उन्हें शोहरत मिली थी, पब्लिसिटी मिली थी। यानी कोरोना फोर्स भी हुकूमत के लिए शोहरत का सामान है। इस बार बार ऑपोजिशन जमातें भी तनकीद कर रही हैं। जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए मैं पैसे इकट्ठे करने निकला तो बहुत ज़्यादा पैसा था, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं इतना ज़्यादा पैसा कैसे इकट्ठा करूँगा। तो मैंने एक इमरान टाइगर फोर्स निकाली और ये हमारे स्कूल के बच्चे थे जो कि फिर टाइगर्स बने, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए। ना ही सिर्फ उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन जब वो पब्लिक के अंदर गए पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो जो पब्लिसिटी मिली, उस पब्लिसिटी की वजह से हम आखिर में इतना पैसा इकट्ठा कर सके। अब वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार संभाले हुए 2 साल होने को है। जी हाँ, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन वो खुद अभी तक नमल और शौकत खानम की दुनिया में मगन है। मोहतरम वज़ीर आज़म, आप किसी NGO के सरबराह या इदारे के CEO नहीं हैं, बल्कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। आप 22 करोड़ आबादी के नुमाइंदा हैं। आप ताहाल माजी में जी रहे हैं। आपको मौका मिले कोहाट के नौजवानों, मियांवाली में जाके नमल यूनिवर्सिटी देखें। नमल यूनिवर्सिटी में जो भी नौजवान ग्रेजुएट करते हैं, 90% को ग्रेजुएट करते साथ ही नौकरियां मिल जाती हैं और अच्छी नौकरियां मिलती हैं। शौकत खानम में मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी वजह से ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। नमल यूनिवर्सिटी
और नॉलेज सिटी बनने जा रही है इंशाअल्लाह। मुझे बड़ी खुशी और फख्र भी होता है कि वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। हमारे पास फैकल्टी में बाहर से PhDs यहाँ काम करने के लिए आए हैं। सब ने मुझे कहा था कि नहीं बन सकती। आज मुझे खुशी ये है कि ये शहर की यूनिवर्सिटीज से ज्यादा PhDs आज नमल यूनिवर्सिटी के अंदर है। शौकत खानम मेरिट पे चलता है। शौकत खानम पाकिस्तान का कामयाब तरीन अस्पताल है। नवल यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड के ऊपर इस वक्त, हालांकि अभी 10 साल ही हुए हैं उसको, लेकिन वो क्वालिटी की यूनिवर्सिटी बन चुकी है। वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स माजी में तो शोहरत की वजह थी, मगर क्या एक सरबराह ममलिकत के लिए ये शोहरत का सामान पैदा कर पाएगी? इसके लिए टाइगर फोर्स के दायरे इख्तियार पर गौर करते हैं। टाइगर फोर्स बिला मुआवजा काम करेगी। कोरोना वायरस अगर फैलता है तो ये फोर्स आगाही फैलाने का जरिया बनेगी, तीरंदाजों को पकड़ने में मुआवनत करेगी, बेरोजगारों का डेटा इकट्ठा करेगी और यूटिलिटी स्टोर्स का जायजा लेगी कि आया वहां पर सब्सिडी दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही। अब इन तमाम तर जिम्मेदारियों का जायजा लिया जाए तो टाइगर फोर्स करप्शन के दरवाजे खोलने का जरिया दिखाई दे रही है। ऐसे रजाकार जो बगैर एजाजिये के काम करेंगे उन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ आगाही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्या इन रजाकारों के लिए हिफाजती मामला तय किए गए हैं? क्या ये रजाकार आगाही की बजाय कोरोना फैलाने का जरिया तो नहीं बनेंगे? अगला सवाल जो इंतहाई अहम है वो ये है कि टाइगर फोर्स जखीरा अंदोजों को पकड़ने में मुआवनत करेगी, लेकिन क्या सरकारी इदारों के काम रजाकारों के जरिए करवाकर करप्शन का रास्ता हमवार नहीं किया जा रहा है? हुकूमत कौन सा ऐसा निजाम देगी जिससे करप्शन का रास्ता रोका जा सकेगा? इसी तरह बेरोजगारों का डेटा भी टाइगर फोर्स के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। अभी चंद दिन पहले एहसास इमरजेंसी रिलीफ के 12,000 रुपए की अदायगी के दौरान कई मिसालें सामने आई, जब मुल्क भर में इन 12,000 में से भी कई लोगों से 500 से लेकर 2,000 तक फीस कटौती की गई। अब अगली बारी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पर सब्सिडी मामले का जायजा लेने की है। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक सरकारी इदारे के उमूर का जायजा एक रजाकार फोर्स ले? इस मामले पर चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जुल्कर नैन अली खान खुद भी कंफ्यूज्ड है। आज एक जानिब वो दावा कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स ने 9 बिलियन की सेल की है पहले 10 दिन में, सबसे ज्यादा सामान मुखय्यर हजरात ने खरीदा। तो ये कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर से आटा खरीदकर बाहर फरोख्त किया जा रहा है। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हमने 9 बिलियन रुपीस की सेल की है और ये जो 9 बिलियन की हमने सेल की है तो हमने तकरीबन इसमें ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा फैमिली को सर्व किया है। तो हमसे प्रोडक्ट लेके फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे बेशुमार हजरात कराची में, बल्कि अभी मैं अगले 2-3 दिन में आज़ाद कश्मीर भी जा रहा हूँ, ऐसे कई लोग आए हैं को लाइन ऑफ कंट्रोल्स पे बाकी जगहों पे वो चाहते हैं कि राशन हम लोग फ्री दें। आटा बहुत ज़्यादा लोग उठा के लेके, क्योंकि प्राइस डिफरेंस इतना है, आगे जाके बेचते हैं। कई लोगों ने इसको छोटा छोटा बिजनेस बनाया हुआ है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन खुद सब्सिडाइज सामान पर करप्शन का एतराफ कर रहा है। टाइगर फोर्स पर भी ऑपोजिशन जमातों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान दिए कि कहीं शफाफियत नजर नहीं आ रही और सारा काम लगता है कागजों में हो रहा है। साथ ही अदालत ने NDMA से गैर मुल्की इमदाद के खर्च की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर इस्तेहसाल हो रहा है। जामिया पॉलिसी बनाकर तमाम फैक्ट्रियों को काम की इजाजत मिलनी चाहिए। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ 25 किलोमीटर तक महदूद है। एक वजीर कुछ कह रहा होता है तो दूसरा कुछ कहता है। एक सूबाई वजीर कहता है कि वजीर आजम के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे, यानी सूबाई वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। ये सवालात मीडिया पर बारहा हुकूमत से पूछे जाते रहे, लेकिन हुकूमत ने इन सवालात के जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। टाइगर फोर्स, लॉकडाउन, सब्सिडीज और दीगर मामलात पर हुकूमत कंफ्यूज क्यों है, इसी सवाल पर बात करेंगे। इस वक्त वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। आज टाइगर फोर्स लॉन्च कर दी गई है और वजीर आजम पाकिस्तान ने बताया कि टाइगर फोर्स जो है वो जाके जखीरा अंदोजों को भी पकड़ेगी और फिर यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही ये भी चेक करेंगे। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की मौजूदगी में, जब ऐसे इदारे मौजूद हैं जो तहकीकात कर सकते हैं, उनकी मौजूदगी में ऐसी फोर्स की जरूरत है? इंटेलिजेंस इदारे जो है वो टोटल उनकी क्या स्ट्रेंथ है, मेरा ख्याल चंद हजार होगी। ये तो आपने हर यूनियन काउंसिल के ऊपर जो है वो आपने एक टीम तश्कील दी है, जिसका बुनियादी तौर के ऊपर मकसद जो है वो ये है कि वो गवर्नमेंट को एक पॉलिटिकल आर्म है जो गवर्नमेंट की, उसको स्ट्रॉन्ग रखेगी। जैसे कि बाकी पूरी दुनिया में तंजीमें होती हैं पार्टीज की, वो सारा करती हैं, इस तरह से एक पॉलिटिकल आर्म जो है वो क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने। अपना इनपुट देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं, लेकिन फौज साहब इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से या कोई लेजिस्लेशन के हवाले से भी कोई काम किया गया है? कैपेसिटी बिल्डिंग में देखें ना, कैपेसिटी तो पहले ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है
उसके साथ उन्होंने काम करना है, उसकी लेजिस्लेशन पहले ही मौजूद है। इन्होंने तो ज्यादा से ज्यादा यही करना है ना कि बताना है कि फलाने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो सौदा है वो मौजूद है नहीं मौजूद, कितने लोग वहां से फायदा उठा रहे हैं, कितने नहीं उठा पा रहे। जिस तरह मीडिया के नुमाइंदे हर जगह पे होते हैं उसी तरह से टाइम फोर्स का थोड़ा ज्यादा वसी है। बिल्कुल, लेकिन जब डीसीज के साथ काम करेंगे या असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ काम करेंगे तो फिर एक तनकीद ये है कि ब्यूरोक्रेसी इनको अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। देखिए वो तो फिर हर काम में को भी कुछ हुआ ना हो तो पहले ही हम प्रिज्यूम कर लें, वो तो अभी नहीं है। अभी देखेंगे आगे कामयाब है, एक सोच है कि इससे एक इनपुट मिलेगा, एक इंडिपेंडेंट एक पॉलिटिकल इनपुट भी आएगा, तो उसमें उन्होंने बनाया है, तो उसमें देखते हैं अभी आगे क्या। लेकिन अच्छा, सब तनकीद करने वाले तो तनकीद करते हैं ना, वो कहते हैं कि बल्दियाती सेटअप जो है उसको भी ठेस पहुंचेगी इससे। ये काम जो बल्दियाती नुमाइंदे कर सकते थे ग्रास रूट लेवल पे, जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होती है, बॉन्डिंग होती है, और उनकी पैरेलल ऐसी फोर्स खड़ी करना, इससे को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकता है कि वो इंतखाबात की तैयारी कर रहे हो। बात यह है कि जो बल्दियाती निज़ाम है ना उसका तो अल्टरनेटिव कोई नहीं है। बल्दियाती निज़ाम तो डेफिनेटली हमने जो गलती की है पाकिस्तान में वो की ही ये है पिछले 10 सालों में कि आपने देखें 18वीं तरमीम आपने मंजूर करवाई, आपने डेवोल्यूशन कर दी सेंटर से सूबों पे, सूबों से जो आगे डेवोल्यूशन होनी चाहिए थी जिला पे तहसीलों पे वो नहीं हुई, और लोकल गवर्नमेंट्स आपने नहीं बनाई और एम्पावर नहीं किया, तो वो एक वैक्यूम जो है वो तो रहेगा। और वो जब तक अभी गवर्नमेंट ने ये बना दिया है पूरा निज़ाम, कोरोना की वजह से वो इलेक्शन नहीं हो सके हैं, वो जो ही होगा असल काम तो फिर जाहिर है लोकल गवर्नमेंट का तो बाकी ऑल्टरनेट नहीं। और फिर हमारी इतलात के मुताबिक टाइगर फोर्स पंजाब में ऑपरेशनल होगी, केपी में ऑपरेशनल होगी, लेकिन सिंध के अंदर ऑपरेशनल नहीं होगी। सर क्या सिंध का तक दायरा कार नहीं है टाइगर फोर्स का? देखिए अगर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर ताउन नहीं करेगी तो फिर जाहिर है कि वहां पे उनके प्रॉब्लम्स होंगे, और वहां पे ये टाइगर फोर्स मैदान में नजर नहीं आएगी, आप यही कह रहे हैं ना सर? नहीं, वो अगर उस वफाकी जो महकमे मतलब यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके साथ तो वो काम कर सकते हैं, वापडा के साथ वो काम कर सकते हैं, बाकी जो उनके रिलीफ NDMA है, PNDMA है, इनके साथ तो वो काम कर सकते हैं। ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम नहीं करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है, लॉकडाउन के हवाले से बहुत सारी कंफ्यूजन मौजूद है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बताया कि हमारा सबसे बड़ा मसला लॉकडाउन है, और फिर अगले लम्हे उन्होंने ये कहा कि अगर लॉकडाउन उठाते हैं तो फिर ये शायबा है कि बहुत सारे केसेस बढ़ सकते हैं, और फिर ये भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से जो कर्व है उसको फ्लैटन करने में कुछ मदद मिली है। तो आपको नहीं लगता कि वज़ीर-ए-आज़म के बयानात में तज़ादात की वजह से भी कन्फ्यूजन बढ़ रही है? नहीं, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो कॉन्सेप्ट है ना लॉकडाउन का, वो बिल्कुल वाज़े है। वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अंधाधुंध आप ये कर्फ्यू टाइप जो एक मुतालबा है या ये कि आप फौरन हर चीज बंद कर दें, उसके ऊपर वो कायल नहीं है, पहले दिन से कायल नहीं है। वो एक कह लीजिए कि इवॉल्विंग सिचुएशन को देख के उसके मुताबिक फैसला करने के हामी है और उसके मुताबिक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो फिर फवाद चौधरी साहब आगे क्या समझा जाए? अब 9 मई के बाद ये फैसला जो आना है, मुमकिन तौर पर क्या हम लॉकडाउन को ईज ऑफ करने जा रहे हैं? देखें, ये फैसले जो है ना वो हो नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये रोज की इवॉल्विंग सिचुएशन है। रोजाना सुबह NCOC बैठती है, वो तमाम इनपुट लेती है, उस इनपुट को लेने के बाद वो ये फैसले करते हैं। ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे जाएगा या कम होगा या क्या होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे शहबाज शरीफ की नैब पेशी के मामले पर। हमारे साथ वेलकम बैक। आमदन से जायद असासाजात केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब लाहौर के सामने पेश हुए। शहबाज शरीफ तकरीबन 2 घंटे तक नैब ऑफिस में मौजूद रहे। नैब हुकाम का कहना है कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक सवालों के जवाब नहीं दे सके। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ इन्वेस्टिगेशन टीम को मुतमईन नहीं कर सके, लिहाजा उन्हें 2 जून को दोबारा तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने नैब के तमाम सवालात के जवाब दिए और तहरीरी तौर पर जमा भी करा दिए और उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई सवाल पूछा ही नहीं। झूठ बोल रहा है। मरियम औरंगजेब इस मामले पर क्या कह रही थी उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। नैब न्याजी गठजोड़ और चेयरमैन नैब इस चोर दरवाजे की प्रेस रिलीज से झूठ बोल रहे हैं। मैं उनके इस बयान को मुस्तरद करती हूँ और केस की नौयत कहाँ आ पहुँची है कि विरासत में कितनी जायदाद मिली है और आमदन से ज्यादा असासे हैं। एक भी सवाल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर नहीं किया गया, एक भी सवाल किसी करप्शन पे नहीं किया गया। और शहबाज शरीफ साहब 133 दिन हिरासत में रहे, 70 दिन नैब के अकूबत खाने में रहे और आज सवाल क्या हो रहा है
के वरासत में जायदाद मिली उसका जवाब दें। इमरान साहब का मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, 125 अरब के पेशावर मेट्रो के खड्डे, 100 बिलियन जो दरख्त सुलेमानी टोपी वाले लगाए पेशावर में और केपीके में, उसका नैब कोई सवाल नहीं करता। यहाँ अरबों खरबों सरकारी खजाने से बचाने वालों के को नैब में तलबी होती है, और अरबों खरबों जिन्होंने खा लिया, अवाम के ऊपर 100 अरब का आटा चीनी का डाका डाल दिया, उनको सलूट मारे जाते हैं। शहबाज शरीफ का कसूर है कि कोरोना के अंदर इन लोगों की नालायकी, इन लोगों की नाअहली, इन लोगों की गफलत को बेनकाब करते हैं। मरियम औरंगजेब तो इस तमाम तर मामले पर आज खुलकर गर्जी बरसी है, लेकिन नैब ने शहबाज शरीफ के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद भी की है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को 17 और 22 अप्रैल को तहकीकात के लिए तलब किया था, ताहम वो पेश नहीं हुए थे। ज़राए का कहना है कि आमदन से ज़ायद असासाजात के केस की इंक्वायरी आखिरी मराहिल में है और शहबाज शरीफ से सवालात के जवाब इंतहाई ज़रूरी हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पूरी कौम कोरोना वायरस के खिलाफ जदोजहद में मसरूफ़ है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नैब में तलबी पर सवालात उठ रहे हैं। नून लीग का भी नैब को हुकूमत का सियासी इंतकाम का इदारा करार दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ केस की नौयत क्या है और नून लीग का इस तमाम तर मामले पर क्या मौक़िफ़ है, इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे कि क्या शहबाज शरीफ वाकई नैब तहकीकाती टीम को मुतमईन नहीं कर सके? बहुत शुक्रिया जी। ये न्याजी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, ये अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो तो है नहीं, क्योंकि ये न्याजी की विम्स एंड फैंसीज के मुताबिक चलता है। जिस तरह वो कहते हैं उस तरह कुछ करता है। तो मेरा सवाल ये है और आपसे सवाल है कि नैब के पास ऐसा कौन सा कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर है या इंसानों की कौन सी ऐसी क्रीम वहां पे है जो कि एक इंटेलिजेंस का एक हाईएस्ट लेवल कि जो आप तफ्तीश के लिए 2 घंटे पेश होते हैं और वो 5 मिनट के अंदर आपसे किए गए सवालात के जो आप जवाब देते हैं उनको नाकाफी करार दे देते हैं। पिछली पेशी पे हमने 24 सफ़ों पर मुश्तमिल तफसीली जवाब जमा कराया, वो जैसे ही अंदर सबमिट हुआ 5 मिनट में प्रेस रिलीज आ गई कि ये नाकाफी है और ये आप हमें मुतमईन नहीं कर सके। तो ये कौन से सुपर ह्यूमन या सुपर कंप्यूटर है जो ये तफ्तीशी अमल को जो कई घंटों पे होता है, कई सफात पर मुश्तमिल होता है, उसको नाकाफी करार दे देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि नैब की परफॉर्मेंस नाकाफी है और नैब के एक्शंस नाकाफी हैं। अच्छा तारड़ साहब, मेरा ख्याल है कि इस सवाल का बेहतर जवाब तो आप दे सकते हैं, क्योंकि कमोबेश हर हियरिंग के ऊपर आप मौजूद होते हैं। आप खुद नैब की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सामने अपीयर हो चुके हैं, तो आपको बेहतर तौर पर इस बात का पता होगा कि आखिर वो क्या पूछा जाता है। 2 घंटे तक जब शहबाज शरीफ वहां रहे और फिर इससे पहले एक तहरीरी तौर पर भी जवाबनामा एक जमा कराया एक नैब के सवालनामे पर, तो क्या पूछा गया था, वो क्या सवाल है? देखिए, बात ये है, ये सितम जरीफी है कि जब कुछ ना मिले तो पहले 22 करोड़ के गंदे नाले का केस बनाया गया, फिर आशियाना का केस बनाया गया। प्रॉब्लम यह है कि तमाम तर केसेस वजीर आजम हाउस का जो सेल है, शहजाद अकबर साहब जिसको हेड करते हैं, उसके तहत बनाए जाते हैं और कागज के पलंदे जो हैं वो बाकायदा लहराए जाते हैं आपकी मीडिया के ऊपर, टॉक शोज के ऊपर। जब मामला अदालतों में जाता है तो किसी किस्म का सबूत पेश करने से ये कासिर रहते हैं। हाई कोर्ट कहता है कि जी गंदे नाले के केस में कुछ नहीं था, आशियाना में कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब की बेल होती है तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि उनका किरदार बहुत अच्छा किरदार था। तो ये सारे सबूत और शवाहिद जो हैं ये अदालत में जाके कहां चले जाते हैं और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम वहां क्यों फेल हो जाती है? और आज जिस केस में पेश हुए मियां शहबाज शरीफ साहब, वो असासों का, जब कुछ नहीं मिला तो असासों का केस बनाया गया है। शर्म की बात यह है कि अब वरासती जमीन पे बात आ गई है। अब पूछ रहे हैं कि जब आपके वालिद ने इंतकाल किया तो कितनी जमीन आपको छोड़ के गए थे? और जब देखिए मियां शहबाज शरीफ साहब के तमाम एसेट्स वो जितने भी हैं वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी डिक्लेयर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी डिक्लेयर्ड है, किसी किस्म की मिस डिक्लेरेशन नहीं है। और मैं ऑन ओथ कहता हूं कि किसी किस्म का जो इल्जाम लगाया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का, एक तो आज मेरा ख्याल है एक सवाल को मनी लॉन्ड्रिंग का किया होगा, वो भी इररेलेवेंट। मियां शहबाज शरीफ की जात का 1 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी अगर साबित हो जाए, वो पहले कह चुके हैं कि वो सियासत से तौबा कर लेंगे और आज के बाद सियासत नहीं करेंगे। दूसरा, नैब ये बताए कि कहां पे किकबैक, कमीशन या करप्शन है, किस प्रोजेक्ट से पैसे लिए गए। और एक मन घड़त कहानी घड़ी गई थी डेली मेल की जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क के बारे में बताया गया था, वो हमने बरतानिया के हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखी है और उसके अंदर हम बाकायदा हियरिंग्स चल रही हैं, वो जेरे समात है। और शहजाद अकबर साहब भी उसके अंदर बतौर सोर्स कोर्ट हुए थे।
तो अब वो अखबार जो है वहां पे कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। तो मैं समझता हूं कि इन केसेस में ना कोई हकीकत है, ये सिर्फ ऑपोजिशन को टारगेट करने और इमरान नियाजी की अना की तस्कीन के लिए ये केसेस बनाए जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताया ना कि इससे पहले आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल के अंदर भी पेश हुए हैं, रमजान शुगर मिल्क केस के अंदर भी नैब के सामने अपीयर हुए हैं ऑपोजिशन लीडर, और आज जब एसेट्स बियॉन्ड मींस के केस के अंदर अपीयर हुए हैं, तो इससे पहले यकीनन तहरीरी तौर पर भी आप जैसे कह रहे हैं कि जवाब जमा कराया गया था, सवालनामा, वो कैसे डिफरेंट था? ये एसेट बियॉन्ड मींस का जो केस है ये किस तरह से मुख्तलिफ और कौन से सवाल ऐसे हैं जो डिस्टिंक्ट करते हैं दीगर केसेस से इसको? देखिए, जो गंदे नाले का केस था उसको रमजान शुगर मिल्क केस कहा जाता है। 22 करोड़ का गंदा नाला था वो, तो सुप्रीम कोर्ट में नैब ने कहा जी हमारे पास अब शवाहिद नहीं है। जब 4-5 सवाल किए गए तो वहां से उनके प्रोसिक्यूटर वहां से भाग गए पिछले दरवाजे से। हाई कोर्ट में उनकी कंटेंशंस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट किया गया और शहबाज साहब की बेल हुई। सेम विद आशियाना, क्योंकि 1 रुपया सरकारी खजाने से नहीं गया था, 1 इंच सरकारी जमीन का नहीं गया था, इस वजह से उन केसेस में बेल हो गई। अब होता यह है कि जब आपको कुछ ना मिले तो टिपिकल केस है कि जी आप एसेट्स का केस बना दें। एसेट्स का केस जो है उसके अंदर तहरीरी जवाब भी जो जमा कराए गए, उसके अंदर तमाम तरह एसेट्स की तफसीलात भी दी गई। बताया गया कि जी ये वो एसेट्स हैं जो डिक्लेयर्ड हैं, हर साल डिक्लेयर होते आए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब 10 साल वजीर आला रहे, जो उनकी तनख्वाह थी वो तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपया बनती है, वो डोनेट होती थी फातिमा मेमोरियल को, गुलाब देवी हॉस्पिटल को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। हुकूमत ने जब सवाल किया, इधर पंजाब हुकूमत ने असेंबली के अंदर जवाब दिया कि मियां शहबाज शरीफ साहब के जितने 10 साल के सरकारी दौरे हैं दे आर 62 इन नंबर, उनके तमाम अखराजात उन्होंने अपनी जेब से अदा किए, वो भी कोई 1.5-2 करोड़ से ऊपर बनता है। और इसके अलावा कई इंटाइटलमेंट्स हैं जो आज के वजीर आला ले रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं ली। बिल्कुल ठीक है, और ये तमाम जो डिटेल्स आपने नैब के सामने दी होगी, उनको जमा कराई होगी। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने बताया कि ये सवाल भी पूछा गया कि आप अपने बेटों की गाड़ी में क्यों आए हैं, कुछ ऐसा भी था, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी थे। और ये देखिए, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बाकायदा एक तफ्तीशी अफसर को बुला के कहा कि मैं किस तरह यहाँ आता, मैं क्या कोई रिक्शा करा के आता, तो किराए की गाड़ी लेके आता, मैं कुछ चोरी की गाड़ी पे नहीं आया, अपने बेटे की गाड़ी पे आया हूं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये वो मनफी सोच है जिसकी अक्कासी नैब नियाजी गठजोड़ के हर एक्शन से होती है कि आप बाकायदा जिस गाड़ी पे गए हैं उसको चेक कराया गया है और बताया गया है कि जी आप अपने बेटे की गाड़ी पे क्यों आए हैं। नैब कौन होती है ये पूछने वाली? वो अपने बेटे की गाड़ी इस्तेमाल करे ना करे, मगर ये देखिए ना, ये एक माइंडसेट है। जुल्फी बुखारी ऑफशोर कंपनीज भी रखे, काबीना में भी बैठे, कोई पूछने वाला नहीं है। खुसरो बख्तियार चीनी चोरी करे, कोई पूछने वाला नहीं है। जहांगीर तरीन साहब चीनी चोरी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। खुसरो बख्तियार के असासों के अंदर 400% इजाफा हो, कोई पूछने वाला नहीं है। और नैब जब गिरफ्तारियां डालता है तो वो कहता है कि ये अगर गिरफ्तार ना हुए तो हमें खदशा है कि ये शवाहिद और सबूत मिटा देंगे। अब मुझे ये बताइए कि हुकूमती जो ओहदेदारान हैं वो सबूत मिटाने की ज्यादा अथॉरिटी रखते हैं या अपोजिशन के मेंबरान? तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि नैब जो है उसकी सारी तवज्जो इस तरफ है। और शहबाज शरीफ साहब का, जिस तरह मैं अर्ज कर चुका हूं कि उनके असासों के हवाले से कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है, एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक कोई एक शवाहिद या सबूत भी नहीं आ सका करप्शन का, किकबैक का या कमीशन का। कहां है करप्शन, कहां है मनी लॉन्ड्रिंग? एक पाई भी मनी लॉन्ड्रिंग की ना साबित हुई है, ना साबित हो सकती है। अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटिकल सीन के ऊपर बात कर लेते हैं सर। पावर ब्रोकर्स के साथ मामलात के तय होने की बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी और फिर यह भी सुना कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने की पेशकश हुई थी, तो इन खबरों पर आपका क्या मौक़िफ़ है सर? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने अगर वजीर आजम बनना होता और चोर दरवाजे से बनना होता तो गुलाम इसाक खान साहब के दौर में बन जाते जब उनको ऑफर की गई थी। वो तब बन जाते जब मुशर्रफ साहब ने ऑफर की थी, और मुशर्रफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो अपने बड़े भाई को वालिद की जगह मानते हैं और वो अपने बड़े भाई के साथ खड़े हैं। मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं और जमात जो है वो मियां नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात को बिल्कुल अपने जहन में भी नहीं ला सकते कि वो कोई अपने भाई से मुबारक कोई एक्शन लें। और मैं समझता हूं कि ये क्या सराइयां, ये रूमर मॉन्गरिंग, दोनों भाइयों के दरमियान डिवीजन की बात, चोर दरवाजे से वजीर आजम बनने की बातें, ये कई दहाइयों से चल रही हैं। मगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने कॉन्डक्ट से साबित किया है कि वो जमात के नजरिए को लेकर चलते हैं और अपने भाई के वफादार हैं। दूसरी बात यह है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा वाले केस में इकामे पे निकाला गया और अनजस्टली निकाला गया,
उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब को लेजिटिमेटली उन्होंने वज़ीर आज़म नामजद किया, मगर शहबाज साहब पंजाब में अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना चाहते थे, पंजाब की तरक्की को आगे लेके जाना चाहते थे, तो उन्होंने इस वक्त रिफ्यूज किया। यहाँ इस मुल्क में कोई 11 घंटे के लिए अगर किसी को वजारत इज़्मा ऑफर हो तो वो नहीं छोड़ता। तो मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब का जो माजी का कॉन्डक्ट है वो उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। अच्छा अताउल्लाह तारड़ साहब, शुरू दिन से एक सवाल किया जाता है, मेरा ख्याल आज भी वो सवाल रेलेवेंट है कि मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उन कैंप्स के अंदर खामोशी क्यों है? क्या ये खामोशी के पीछे कोई मसलियत कोशी है और मसलियत कोशी से काम लेने के पीछे भी कुछ है? देखिए, खामोशी तो नहीं है। अभी आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 इंटरव्यूज दिए, बड़ा खुल के बोले, बाकायदा गरजे उसमें। ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, मरियम औरंगजेब, मैं खुद बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, हम रोज किसी ना किसी हवाले से बात करते हैं। आज भी प्रेस टॉक की और आप देखिएगा हमने पार्लियामेंट का सेशन कॉल करने की जो रिक्वेजिशन दी है, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का सेशन हमारी रिक्वेजिशन पे कॉल हो गया है जुम्मे वाले दिन। कौमी असेंबली का सेशन कॉल करने के लिए कल मीटिंग है और हुकूमत पे हम पहले दिन से ये हमने उनके सामने गुजारिश भी की, हमने रिटन रिक्वेजिशन भी जमा कराई कि बहुत सारे गंभीर मामलात हैं और कोरोना से रिलेटेड मामलात हैं जो पार्लियामेंट में जो फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस होने चाहिए। और एक मुकद्दम इदारा है, एक मोहतरम इदारा है, पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है, वहां पे ये मामलात होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ना सिर्फ मीडिया पे, ना सिर्फ प्रेस टॉक्स के अंदर, ना सिर्फ टॉक शोज में, बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस भी खोल के बोलेंगे और तमाम इश्यूज डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूँ इस बात में कोई ऐसी हकीकत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 18 लाख इदारे कैसे बंद हो रहे हैं। मामला उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्कियात असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग दी। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार, जबकि 10 लाख छोटे इदारे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। उन्होंने लॉकडाउन की मुखालफत में दलील देते हुए कहा कि कोरोना से ज्यादा लोग ट्रैफिक हादसात में हलाक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ट्रैफिक को इजाजत देते हैं। पाकिस्तान में एक माह में औसतन 4800 से ज्यादा लोग ट्रैफिक हादसात में हलाक हो जाते हैं, लेकिन हम ट्रैफिक को फिर भी इजाजत देते हैं और गाड़ी सड़क पर चलती रहती है क्योंकि ट्रैफिक पर पाबंदी ज्यादा नुकसानदेह। असद उमर ने कहा कि ये बीमारी दुनिया में जितनी मोहलक है उतनी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन माशी नुकसान ज्यादा है। लॉकडाउन से माशी तौर पर हुकूमत को आमदनी में 119 अरब रुपए का नुकसान हुआ, रोजगार में बड़े पैमाने पर कमी आई। या वजीर आजम की तरह वफाकी वजीर भी कशमकश में मुब्तला और तजब्जुब का शिकार दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब दुनिया भर के माहिरीन कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन को जरूरी करार दे रहे हैं, दूसरी जानिब वफाकी वजीर की नजर में लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। उन्होंने ट्रैफिक हादसात की मिसाल दी। यकीनन उनकी मिसाल और तौजीह इंतहाई मुज़क्का खेज है, इस पर कई सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जो अहम बात उन्होंने की वो 10 लाख छोटे इदारों की बंदिश का खदशा है। यकीनन इस पर उनकी वजारत ने मुकम्मल तहकीक की होगी, माहिरीन से मशवरे भी लिए होंगे, लेकिन क्या वो उनकी वजारत 1 करोड़ 80 लाख बेरोजगारों के सैलाब से निमटने के लिए तैयार है? इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या उन्होंने इस रैले के आगे बंद बांधने के लिए हिकमत अमली तय कर ली है? क्या वजारत खजाना इन मामलात में 119 अरब रुपए के माशी नुकसान का अजाला करने के लिए तैयार है? क्या महसूलात की वसूली में 38% कमी का खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत ने कोई पॉलिसी वज़ा की है? ऐसे कई सवाल आम आदमी के जहन में हैं जिनका जवाब हुकूमत को देना होगा, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया 3 महाजों पर लड़ रही है। पहला महाज कोरोना के फैलाव को रोकना है, दूसरा कोरोना से बचाव की वैक्सीन तैयार करना है, जबकि तीसरा अहम महाज अपने मुल्क की मईशत को सहारा देना है। क्या वफाकी हुकूमत इनमें से किसी भी महाज पर फाल दिखाई दे रही है? ये सवाल हम आप पर छोड़ देते हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल।